हेलो गाइस, कैसे आप सब। मैं भी होप करता रहूँगा आप सब ठीक ही रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर स्टार्ट होने वाला है हमारे चैप्टर फर्स्ट 11th स्टैंडर्ड का मास्टर वो सिलेबस के हिसाब से लिविंग वर्ल्ड के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली हमने इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा कि लिविंग वर्ल्ड होता क्या है, कैसे हम पता करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा है कि मर गया है, कि कैसे पता करने वाले। ठीक है, हम डिफरेंस पता कर रहे थे बेसिकली बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली ये भी स्टडी कर रहे हैं कि कैसे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करते हैं। अब हमारा मेनली कंजर्व करने का काम क्या था, किस किस वे से कर सकते थे। ठीक है, वो अभी हम आगे की सेकेंड लेक्चर में पढ़ने वाले। और बेसिकली हमने लास्ट टाइम पे देखा था कि कुछ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि कुछ डिफाइनिंग फीचर होता है, कुछ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। जिसमें से डिफाइनिंग फीचर की बात करें तो उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए था। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक फीचर में एक्सेप्शन होते हैं। ओके, उसके बाद हमने ये पता किया था कि ये पढ़ाई का मेन हमारा मोटो ये था ताकि किसी एग्रीकल्चरल या तो इंडस्ट्रियल, ये दोनों में क्या हो पाए, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाए। ठीक है, बेसिकली हमारी मोस्ट ऑफ स्टडीज किस पे होती है, हमारी इकोनॉमिक पे, हमारे सोसाइटी पे, हमारे खुद के ग्रोथ के ऊपर। ओके, तो अभी इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि जैसे लास्ट में हमने देखा था टेक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं, जिसके अंदर हम अलग अलग एनिमल्स या प्लांट्स को कंजर्व करते हैं। ठीक है, उनके इंटर रिलेशन स्टडीज करते हैं, उनके इंटर कनेक्शंस के बाद में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम कुछ बेसिक टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में देखने वाले कि हमारे पास कौन कौन से टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं जिनके अंदर हम प्लांट्स को, एनिमल्स को कंजर्व करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं। पहले हमारे टेक्सोनॉमिकल एड्स की बात करूं तो हमारे पास बेसिकली कुछ टाइप के टेक्सोनॉमिकल एड्स है, जिसमें से एक पहली बात करता हूं मैं, सबसे पहला है हर्बेरिया। ठीक है, हर्बेरियम में जनरली क्या किया जाता है कि प्लांट्स को कंजर्व करने का तरीका होता है इसमें। ठीक है, कैसे कैसे होगा प्लांट्स का कंजर्वेशन, इसको किसने कौन से साइंटिस्ट ने इसको पुट फॉर्थ किया है, सबसे पहला इनिशिएशन किसने किया, किस साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया है, और वगैरह वगैरह इसके अंदर जो जो चीजें रहेंगी। ठीक है, और इसके अदर डिटेल्स के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास जूलॉजिकल पार्क्स। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क्स में तो आप सभी जानते हैं, जूलॉजी में, जू में तो गए रहेंगे बहुत सारे लोग। जूलॉजिकल पार्क्स में होता क्या है, कुछ नहीं होता है ज्यादातर। कैसा कि जो भी एनिमल्स है उनको कंजर्व करने का तरीका होता है। ठीक है, एक जू में रखा जाता है ताकि लोग उनकी स्टडी कर पाए। ठीक है, और बेसिकली हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए तो होता ही जूलॉजिकल पार्क्स। आगे बात करें म्यूजियम्स की, तो म्यूजियम्स में क्या किया जाता है, बहुत सारे स्कल्पचर्स हो गए, हमारे बहुत सारे एनिमल्स के बोल सकते स्टफिंग की जाती है। स्टफिंग मतलब कैसा होता है कि बहुत सारे ऑर्गन्स को हम निकालते हैं, उसके बाद उसके अंदर बहुत सारे बोल सकते हैं हम वो फिट करते हैं, जो कॉटन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो स्टफिंग करके हम रखते हैं। आइदर हम वैक्स के मॉडल बनाते हैं, उसको म्यूजियम में रखते हैं। बहुत सारे प्लांट्स के अलग अलग स्पीशीज बनाते हैं, उसको रखते हैं इन आर्टिफिशियल वे में, इन अ नेचुरल वे आल्सो वी कैन पुट इट। सो ये सब हमारे किस में आते हैं, म्यूजियम्स वाले पार्ट में आते हैं। ओके, आगे बात करें हमारे पास बायोडाइवर्सिटी पार्क्स की बात करूं तो बायोडाइवर्सिटी पार्क्स क्या है, मतलब क्या कि एक ऐसा फॉरेस्ट एरिया जिसमें वेराइटीज ऑफ आपके फौना और फ्लोरा क्या करते हो, लोकेट करते हो। ठीक है, मतलब आपके एनिमल्स और प्लांट्स क्या करते हो, रहते हो। ठीक है, आगे बात करें हमारे पास क्या होता है, एक बॉटेनिकल गार्डन। बॉटेनिकल गार्डन बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हमको बहुत सारी स्पीशीज हमारी प्लांट्स की कभी कभी यहाँ नहीं प्रेजेंट है, बाहर की प्रेजेंट है। ठीक है, और वो प्लांट्स अगर सिर्फ बाहर मिलते हैं, सच एज अमेरिका में या कोई और कंट्रीज में मिलते हैं, तो कैसा हो जाता है कि वो प्लांट की स्पीशीज की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसकी वजह से हमको बॉटेनिकल गार्डन रखने पड़ते हैं ताकि वहां के प्लांट्स को हम इन वीवो तरीके से क्या कर पाए, कंजर्व कर पाए और उनकी स्टडीज कर पाए। ओके, बेसिकली। और लास्ट हमारे पास क्या है, कीज। ठीक है, कीज क्या होता है, कीज जनरली एक ऐसा हमारे पास एक फीचर होता है टेक्सोनॉमिकल एड का, जिसके अंदर जैसे हम किसी दो स्पीशीज को कंपेयर करते हैं पहले। ठीक है, और उनके बीच में क्या यूनिकनेस है उसको हम क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी एक अलग इंटरेक्शंस पढ़ने के लिए क्या हो जाता है, हमको हेल्प मिलता है। ठीक है, अब ये सारे टेक्सोनॉमिकल एड्स में सबसे पहला मैं आपको एक एक करके पढ़ाना स्टार्ट करता हूं कि ये टेक्सोनॉमिकल एड्स में हर एक का मतलब क्या है, हर एक को किस लिए यूज किया जाता है, और कौन से साइंटिस्ट ने सब चीज को पुट फॉर्थ किया। ठीक है, जिसमें सबसे पहले बेसिकली मैं बात करूंगा आपको, जैसे हर्बेरिया, तो इसमें बात कर रहा हूं मैं हर्बेरियम की सबसे पहला। ठीक है, जिस वर्ड को जनरली कॉइंड आउट किया था हमारे एक साइंटिस्ट जिनका नाम था पेटॉन डी टॉर्नीफोर्ट। ठीक है, ये हमारे एक साइंटिस्ट है जिसने ये टर्म को खाली कॉइन किया, मतलब बोल सकते हैं खाली नाम दिया है। ठीक है, जस्ट नेम दिया है, नामकरण करके चले गए। ठीक है, इनिशिएशन पर इसका किन्होंने किया था, द साइंटिस्ट लुका गिनी। ठीक है, इन्होंने इस काम को इनिशिएट किया, इसके अंदर वर्किंग करना चालू किया, हमको बताया कि हर्बेरिया होता क्या एक्चुअली में। ठीक है, अब ये क्या, हर्बेरियम हमारा एक टेक्सोनॉमिकल एड्स का मेनली टूल है। ठीक है,
एक हथियार है हमारे पास, एक मेन वजह जिससे हम टेक्सोनॉमिकल एड्स में क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। ठीक है, आगे बात करें हमारे पास, तो ये बहुत ज्यादा एसेंशियल है। इट इज एसेंशियली मेनली किस चीज का काम है, हर्बेरियम में होता क्या है कि जो भी आपके प्लांट होते हैं ना, उनको ड्राई करके क्या कर दिया जाता है, रखा जाता है। सबसे पहला वर्क आपको पता चल गया कि कोई भी प्लांट को आप क्या करोगे, पहले ड्राई करोगे। ओके, बेसिकली नेक्स्ट बात क्या बोली गई है, ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन, उसको क्या किया जाएगा, पहले तो प्रेस कर देंगे काफी ज्यादा। ठीक है, ड्राई कर दिया गया, अब इसको बहुत ज्यादा प्रेस करेंगे अंडर मशीन या अंडर किसी बहुत ज्यादा बुक्स के नीचे। ठीक है, प्रेस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि उसके मॉइस्चर थोड़े उड़ जाए। ठीक है, फिर माउंटेड ऑन अ स्टैंडर्ड साइज शीट, मतलब क्या करेंगे, प्रॉपर स्टैंडर्ड साइज का शीट लेंगे, पेपर शीट लेंगे, जिसके ऊपर हमारे ड्राइड प्लांट को क्या करेंगे, प्रेस करके लगा देंगे, चिपका देंगे अच्छे से। ठीक है, ड्राइड करके फॉर प्रिजर्वेशन, और इसका मेन मोटो क्या होता है, हमारा प्रिजर्वेशन करने का मेन मोटो है। ठीक है, बेसिकली आगे बात करें तो इसके अंदर होता क्या है, अब भाई मान लेता हूं कि मैं कोई साइंटिस्ट हूं, वो तो नहीं पर ठीक है मान लेते हैं हूं, अब मैंने क्या किया, कोई प्लांट स्पीशीज पाया, उसको मेरे को हर्बेरियम तरीके से क्या करना है, प्रिजर्वेशन करना है। तो मैंने क्या किया, उसको लाया, उसको ड्राई किया, ड्राई करने के बाद अच्छे से प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद क्या करूंगा, अब भाई ये किसने किया, किसको पता, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कब किस डेट पे मैंने उसको उठाया, किस डेट पे मैं पाया वो चीज को। ठीक है, किस जगह से पाया मैंने, किस जगह से वो प्लांट को मैंने कलेक्शन किया, प्लेस ऑफ अ कलेक्शन, एंड देयर डिटेल क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन देना किसी भी प्लांट्स का, किसी भी एनिमल्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन हाईलाइटिंग द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई कि उस प्लांट का हमारे इकोलॉजिकल वे में क्या इंपॉर्टेंस है, वो चीज को मैंने क्या कर दिया, पूरा चीज को मैंने लिख के मेंशन कर दिया। ठीक है, ये सारे कैरेक्टर्स को मैंने उसी शीट पे लिखा जिस शीट पे मैंने ड्राइड प्लांट को रखा था। कैरेक्टर्स आर रिटन ऑन द सेम शीट वेयर आई प्लांट माय ड्राइड प्लांट। ओके, देन लोकल नेम एंड नेम ऑफ द कलेक्टर इज ऑल्सो एडेड। भाई मेरा नाम लिखना इंपॉर्टेंट है वहां पे, अगर मैं साइंटिस्ट हूं तो उसका लोकल नेम मेरा नहीं है, लोकल नेम किसका होगा, उस प्लांट का लोकल नेम। साइंटिफिक नेम है सब तो उसके क्लासिफिकेशन में होंगी। ठीक है, एडिशनली उसका जो नेम ऑफ द कलेक्टर and local name of the plant is written on the same sheet also. Okay, and finally all things are written on the lower right corner on the sheet is known as a label. मतलब क्या बताना चाह रहा है आपको कि अगर मान लो यही आपका क्या है, मेन शीट है, ठीक है, स्टैंडर्ड साइज शीट है, तो इसमें मैंने प्लांट को ड्राइड करके लगा दिया, सारा क्लासिफिकेशन मैंने लिख दिया। ठीक है, लोकल नेम, नेम ऑफ कलेक्टर, डेट, प्लेस सब लिख दिया। ठीक है, और ये सारा चीज मैं एक राइट साइड के लोअर कॉर्नर पे काम करूंगा। ठीक है, और इस लोअर साइड पे काम करने के बाद क्या नाम दिया जाएगा इसको, एज अ लेबल। ये मेरा लेबल है जहां पे सारा डिटेल क्या होता है मेरा हर्बेरियम का रहता है। ओके, नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड्स की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बॉटनिकल गार्डन्स के ऊपर। ठीक है, बेसिकली बॉटनिकल गार्डन्स होते क्या हमारे, जहां पे हम हमारे प्लांट्स की स्पीशीज को क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। ओके, बेसिकली बॉटनिकल गार्डन्स में हम बोलना चाहेंगे पहला क्या है कि लिविंग प्लांट्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज, ओके, डिफरेंट टाइप की वेराइटीज को यूज करके कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, बेसिकली अगर बात करेंगे हमारे यहाँ पे अगर कोई इंडिया में अगर नहीं मिलता है कोई प्लांट, तो क्या करेंगे हम, बाहर से क्या करेंगे, बाहर की कंट्री से उसको एक्सपोर्ट करवाएंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको ग्रो करेंगे ताकि हमारी स्टडीज हो पाए, उसके इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जान पाए, उसका हमारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या ये जान पाए, या उसका किसके अदर रिलेशन में है कि नहीं, जैसे अगर कोई अदर प्लांट के साथ क्या इंटर रिलेशन दिखाता है वो सबकी स्टडीज के लिए हम क्या करते हैं, बॉटनिकल गार्डन एस्टैब्लिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे अगर पॉइंट में, तो कलेक्टेड आर ग्रोन इन अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक वे इन इन विवो मैनर। ठीक है, मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ कि ये जितना भी प्लांट को हम कलेक्टेड करते हैं, ठीक है, इसको एक साइंटिफिक वे में, ठीक है, और एक सिस्टमैटिक वे में क्या करेंगे, हम उसको एज अ इन विवो मैनर के तरीके से क्या करेंगे, उसको ग्रो करेंगे। इन विवो मतलब क्या होता है, मतलब उसके जैसा उसको सुटेबल कंडीशन देके एक प्लेस पे ग्रो करने को हम बोलते हैं इन विवो। ठीक है, बेसिकली इन विट्रो मतलब क्या होता है, अगर हम टेस्ट ट्यूब के अंदर या किसी लैब के अंदर करते तो वो सब इन विट्रो हो जाते हैं। ओके, इन विवो तरीके से हमने क्या किया, ग्रो किया, जिसमें हम एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक वे को यूज करेंगे। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि अगर जैसे अगर कोई प्लांट हमने बाहर से लेके आए, ठीक है, अब वो किस वे में ग्रो होता है, कैसा उसको न्यूट्रिशन चाहिए, क्या क्या न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड थे बाहर की तरफ से, अगर हमारे यहाँ पे नहीं है तो हम सिस्टमैटिक या साइंटिफिक वे से क्या करेंगे, उसको प्रोड्यूस करके उसको क्या कर देंगे, बोल सकते हैं हम उसको पहुंचा देंगे। ठीक है, उस प्लांट को दे देंगे। ओके, अब अगर थर्ड पॉइंट की बात करें, द लेबल बोर्ड शोज, ठीक है,
अबाउट द साइंटिफिक एंड कॉमन नेम ऑफ द प्लांट। जैसे हमने अभी हर्बेरियम में पढ़ा एक लेबल के बारे में जिसको राइट हैंड कॉर्नर में लिखा जाता है, वैसे इस प्लांट को भी क्या करेंगे, इस प्लांट के लिए भी सेम तरीके से एक लेबल बोर्ड बनाएंगे जिसके ऊपर क्या शो करेंगे हम उसका साइंटिफिक और कॉमन नेम को। ठीक है, फर्दर हम बात करते हैं म्यूजियम के बारे में। तो म्यूजियम के बारे में क्या क्या होता है, ठीक है, म्यूजियम में जनरली रखा क्या जाता है, अलग अलग टाइप के प्लांट्स हो गए, हमारे एनिमल्स हो गए, ठीक है, या और कोई स्कल्पचर्स हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, ये सब चीजों को हम रखते हैं म्यूजियम्स में बेसिकली। लेकिन हम यहाँ पे बायोलॉजी वे से बात करें तो बायोलॉजिकल चीजों का देखते हैं म्यूजियम में क्या क्या होता है। ठीक है, तो प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ फॉर्मेलिन। ठीक है, फॉर्मेलिन बेसिकली एक ऐसा लिक्विड है जिसके अंदर कोई प्लांट की बॉडी हो गई या कोई एनिमल की बॉडी हो गई या बेसिकली कोई भी ऐसे लिविंग थिंग को जो हम उसके अंदर फॉर्मेलिन में रखेंगे तो वो चीज जल्दी सड़ती नहीं। ठीक है, वो डीके नहीं होती है, वैसे की वैसी मेंटेन रहती है। तो हमारे पास एक लिक्विड होता है नोन एज फॉर्मेलिन। जनरली आप देखोगे आपके कॉलेजेस में तो कैसा होता है कि बहुत सारे जो स्पीशीज उसको एक प्रॉपर जार के अंदर रखते हैं लोग, ट्रांसपेरेंट सा जार होता है जिसके अंदर फॉर्मेलिन लिक्विड होता है। ठीक है, जिसके अंदर उनके स्पीशीज को वो पुट आउट करते हैं। ये फॉर्मेलिन में अराउंड 10 to 40% फॉर्मल्डिहाइड केमिकल होता है। ठीक है, ये खाली आपको बेसिक इंट्रोडक्शन के मेन था कि फॉर्मेलिन में क्या होता है, 10 to 40% फॉर्मल्डिहाइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन अ ट्रांसपेरेंट जार्स एंड एज लेबल्ड आल्सो। क्या किया जाता है, जिस जार में उसको पुट आउट किया जाता है उसके अंदर फॉर्मेलिन डाला जाता है, प्लस उसी जार कैसा होना चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि कोई भी इजीली उसको जार के अंदर देख पाए, और इवन वो कैसा होना चाहिए, लेबल्ड होना चाहिए, उसके पास उसका साइंटिफिक नेम, उसका कॉमन नेम प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या बोला गया कि लार्जर एनिमल्स और बर्ड्स या मैमल्स, ये जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं इनको स्टफिंग करना पड़ता है। स्टफिंग मतलब क्या, इनके सारे ऑर्गन्स को बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद इनके अंदर कॉटन फिल करना पड़ता है ताकि उनका बाहर का बोल सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस क्लियर रहे, देखने से समझ में। ठीक है, और इसी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सारे ऑर्गन को बाहर निकालने के बाद कॉटन फिल करते हैं प्रॉपरली, इस प्रोसेस को बोला जाता है टैक्सीडर्मी। ठीक है, इतना चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है ड्राइड फॉर्म ऑफ स्पेसिमेंस आर आल्सो प्रिजर्व। क्या किया जाता है, ये तो हो गया आपके पास स्टफिंग करने का तरीका, ये हो गया फॉर्मेलिन लिक्विड के अंदर आपने पुट आउट करने का तरीका। अब आप क्या कर सकते हो, ड्राइड फॉर्म में भी आप क्या कर सकते हो, अपने स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करके रख सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें, सिस्टमेटिक कलेक्शंस भी कर सकते हैं हम इसका। ठीक है, सच एज कि अगर हम कोई शेल्स पा गए किसी एनिमल्स का, उसको भी प्रिजर्व कर सकते हैं। स्केलेटन्स पा गए, जैसे कि डायनासोर्स के स्केलेटन पा गए, उसको भी प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, इंसेक्ट बॉक्सेस एटसेट्रा। इंसेक्ट बॉक्स से मतलब जैसे कि कोई इंसेक्ट है उसका बहुत बड़ा, अगर कोई बोल सकते हैं जैसे वो घर बनाता है, जैसे कि एंट का हो गया, ठीक है, हमारे हनी बीज का हो गया, ये सब का बड़ा बड़ा एक इंसेक्ट बॉक्स जैसा बनता है, वो सबको भी क्या किया जाता है, यहाँ पे स्टोर किया जाता है। ठीक है, इन सिस्टमेटिक कलेक्शन में हमारे क्या क्या स्टोर होता है, शेल्स होता है, स्केलेटन्स होता है, इंसेक्ट बॉक्सेस होती है और भी अदर चीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अभी और पार्ट है जैसे कि जूलॉजिकल पार्क्स हो गया, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स हो गया, और किस के बारे में ये हम आगे देखते हैं अभी अपने वीडियोस में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जूलॉजिकल पार्क्स और कीज के बारे में। ठीक है, हमारे पास एक बायोडाइवर्सिटी पार्क्स भी रह जाएगा, वो लास्ट हमारा रिमेनिंग में। ठीक है, इधर पहले जूलॉजिकल पार्क्स के बारे में देख लेते हैं कि कैसा है कि एनिमल्स आर केप्ट इन अ कैप्टिविटी। जूलॉजी में, जू में तो हम सब लोग की इसलिए बोला जा रहा है कि एनिमल्स को क्या किया जाता है, कैप्टिविटी के अंदर, एक केज के अंदर रखा जाता है। ठीक है, फ्रॉम द एक्स सीटू कंडीशन। इसमें आपको इंपॉर्टेंट वर्ड ध्यान रखना, एक्स सीटू। इसके पहले वाले में क्या था आपके लिए, इन विवो मैनर से बॉटनिकल गार्डन में रखा जा सकता। ठीक है, और एनिमल्स आर केप्ट इन कैप्टिविटी इन एक्स सीटू मैनर। एक्स सीटू मतलब होता है कि जैसे अगर वो किसी फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं तो वो फॉरेस्ट में हम नहीं रखेंगे उनको, ऐसा बोल सकते हैं, उनके हैबिटेट में नहीं देंगे। क्या करेंगे, उनको उठा के लाएंगे और अपना कोई एक प्रॉपर एरिया बनाएंगे जिसके अंदर जू जैसा उनको कंडीशन प्रोवाइड करते हैं उनके हिसाब, बस और कुछ नहीं। इसी को बोला जाता है एक्स सीटू मैनर, मतलब उनको उनके जगह पे प्रिजर्व नहीं करते। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स सीटू मैनर। आगे बात करें तो टेकन केयर एज अ नेचुरल हैबिटेट। उनका केयर भी इस तरीके से किया जाता है कि जैसा उनको लगे कि उनका जो हैबिटेट है वो नेचुरली वो वाला है। ठीक है, जैसे अगर हम एंटार्क्टिका से पेंगुइन लेके आते हैं तो पेंगुइन को ऐसा प्रॉपर आपको आइस देना पड़ेगा, वैसा टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो वही बोला जा रहा है कि उसको उसका नेचुरल हैबिटेट जैसा प्रोवाइड करना पड़ेगा, लेकिन उसको उसी के जगह पे नहीं, अपने जगह पे लाके। ठीक है, इसलिए एक्स सीटू कंडीशन होता है। नेक्स्ट बात करें तो स्टडी ऑफ फूड एंड बिहेवियर हैबिट्स। ऑल्सो ये जूलॉजी पार्क्स बनाना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ताकि किसी भी एनिमल्स के हम उसकी फूड के बारे में, ठीक है, और उसके बिहेवियर स्टडीज के बारे में क्या कर पाए, मतलब मेनली स्टडी कर पाए कि उसका कैसा बिहेवियर है, ठीक है, उसका हैबिट्स कैसा, उसका फूड फीडिंग हैबिट कैसा है। ये सारी चीजों का स्टडी हम किसमें कर लेते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स के अंदर। इवन हम क्या कर लेते हैं, अलग अलग एनिमल्स को प्रिजर्व भी कर लेते हैं। ठीक है,
जूलॉजिकल पार्क्स में बेसिकली आपको कुछ बेसिक चीजें दी गई, जैसे कि फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, कीज एंड कैटलॉग्स के बारे में। ठीक है, फ्लोरा जनरली क्या होता है, स्टडी ऑफ द प्लांट लाइफ। ओके, ये आपका हो जाता है मेन फ्लोरा का पार्ट, जिसको हम जूलॉजिकल पार्क्स में क्या करते हैं, एक्स्टैब्लिश करते हैं, कुछ हद तक का हम क्या करते हैं उसमें एक्स्टैब्लिश करते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं मैनुअल्स के बारे में। ठीक है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। मैनुअल्स क्या करता है, कोई भी हमको एक प्लांट का, एक एनिमल का क्या करता है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे एक बुकलेट होता है, कैसा कोई अगर बुक है जिसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन लिखी है, वो कैसा हो गया, इसमें मैनुअल्स की तरह हो गया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मोनोग्राफ्स की। तो मोनोग्राफ्स डिस्क्राइब करता है आपको एनी वन बायोलॉजिकल ग्रुप, आइदर एनिमल्स या तो प्लांट्स के बारे में। ठीक है, ये भी आपको क्या करता है, किसी बायोलॉजिकल ग्रुप्स की पूरी स्टडी के बारे में प्रोवाइड करता है, या तो खाली वो एनिमल्स होगा या तो खाली वो प्लांट्स की स्टडी देगा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी कीज की। तो ये यूज किया जाता है की फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज। ये हम आगे वाले पे देखते हैं कीज के बारे में क्या है, लेकिन आगे अभी इसमें देख लेते लिखा है। तो ये जूलॉजिकल पार्क्स का क्या हो जाता है, बोल सकते हैं बहुत से स्टेप्स आ जाते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करें तो कैटलॉग्स। कैटलॉग्स क्या होते हैं, दे प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन इन अ लिस्ट, पैम्पलेट एंड कंटेन्स द कलेक्शन ऑफ डेटा। जनरली मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि कैटलॉग्स जो होते हैं, कैटलॉग्स में क्या होता है, एक लिस्ट जैसा होता है या तो एक पैम्पलेट टाइप होता है, जिसके अंदर आपके जो भी डेटा को आपने कलेक्ट किया है, सच एज एनिमल्स का कोई डेटा कलेक्ट है या कोई प्लांट्स का डेटा कलेक्टेड है, तो वो सारे आपके कैटलॉग सिस्टम में आ जाते हैं। ओके, तो ये अलग अलग सिस्टम है जिसके से हम जूलॉजिकल पार्क्स में कौन से एनिमल्स, क्या हैबिटेट है उनका, क्या फीडिंग हैबिटेट है, किस तरीके से रहते हैं, कितने एनिमल्स है कितने नहीं, ये सारा डेटा हम अलग अलग वे में क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बात करें ये 1.7 1.5 में आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना, पहले मैं 1.7 करा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद 1.6 करा देता हूँ मैं। ओके, जनरली कीज के बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि कीज होता क्या है। पहला तो उनको फर्स्ट स्टेप होता है इसके अंदर कि हमको पहला क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। ठीक है, किसी भी प्लांट्स या एनिमल्स का कीज के अंदर, कीज का कुछ स्टेप्स चल रहे हैं। ठीक है, इट इज डाइकोटोमस कीज होते हैं। ठीक है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंट्रेंस एग्जाम में आता है ज्यादातर कि कीज का टाइप्स क्या होता है, किस बेस पे होते हैं। तो ध्यान रखिए डाइकोटोमस टाइप के होते हैं, क्योंकि अंदर इसके अंदर हम दो स्पीशीज को कंपेयर करते हैं। डाई स्टैंड फॉर टू, ठीक है, कैटोमस स्टैंड फॉर द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर, इसलिए बोला गया इट इज डाइकोटोमस कीज बेस्ड ऑन देयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को हम क्या करते हैं, दो स्पीशीज के कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला गया वन ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर गेट्स एक्सेप्टेड एंड वंस गेट रिजेक्टेड। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि जो भी आप कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आप क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे, उसमें से कोई एक कैरेक्टर क्या होगा, एक्सेप्ट होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर बात करते हैं किसी दो फाइलम्स के बीच में अगर हो गया, फाइलम जनरली कैसा कि अगर मान लेते हैं पॉरीफेरा है, निडारिया है, या आपका बात कर ले प्लेटीहेलमिन्थस होता है जिसके अंदर फ्लैट वर्म्स होते हैं। ठीक है, आपका आर्थ्रोपोडा हो गया, तो ये सारे के बीच में क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ चीजों को लेके कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, आइदर उनके बायलेटरल सिमेट्रीज को लेके करते हैं, आइदर उनके बॉडी की कैविटी को लेके करते हैं, तो ये सारी चीजों को कंपेयर करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या दिख रहा है। अगर दोनों में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर उनके एक यूनिक कैरेक्टर उनके पास प्रेजेंट है, तो उसमें से कैरेक्टर को क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं और एक को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, जैसे एग्जांपल मैं आपको एक और बताना चाहूंगा, जैसे अगर हम बात करते हैं आर्थ्रोपोडा की, तो आर्थ्रोपोडा में बेसिकली क्या होता है, इनकी बॉडी के ऊपर एक टफ कवरिंग होती है नोन एज द काइटिन। ओके, तो काइटिन ये अदर ऑर्गेनिजम्स में नहीं मिलती है, जो उनके लोअर इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं, तो वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो जाता है उनका, और उनको वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को, बाकी सारे को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें स्टेटमेंट इन अ की इज कॉल्ड एज अ लीड। मतलब आप जो भी स्टेटमेंट पाते हो, जैसे काइटिन इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स, ये एक प्रॉपर उसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। मोलस्का आपने क्यों नाम दिया, बिकॉज दे हैव अ सॉफ्ट बॉडी। ओके, एकाइनोडर्मेटा आपने क्यों नाम दिया, क्योंकि उनके बॉडी सरफेस पे स्पाइन्स होते हैं। हेमिकॉर्डेटा आपने क्यों नाम दिया, ताकि क्या बताता है उसके अंदर कि उनके प्रोपोसिस रीजन में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। मतलब हर एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आपके पास क्या होता है, हर फाइलम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यही जो आप कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को आप पकड़ते हो प्रॉपरली, उसी स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट में आप पकड़ते हो, तो उस टाइम पे उसको क्या बोला जाता है, लीड। कि भाई अब मेरे को लीड मिल गया इसका, ये फाइलम के अंदर क्या क्या पुट करूंगा मैं। ठीक है, एंड इट इज एनालिटिकल इन नेचर। और बेसिकली कभी भी जो कीज होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, एनालिटिकल नेचर के। ओके, लास्टली हमारे पास बायोडायवर्सिटी पार्ट से वो फाइनली खत्म कर लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर भी ओवर हो जाएगा। ओके ओके, हमारे चैप्टर के सबसे आखिरी पार्ट में हम आ जाते हैं, जिसका लास्ट टॉपिक है हमारे लिए बायोडायवर्सिटी पार्ट्स। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में सबसे लास्ट पार्ट रहेगा कीज के बारे में, जिसको मैंने पहले थोड़ा पढ़ा दिया। ठीक है, लास्ट हमारा बायोडायवर्सिटी पार्ट्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि कैसा होता है। ठीक है, बायोडायवर्सिटी मतलब क्या होता है कि किसी बायोलॉजिकल कंटेंट के रिलेटेड, सच एज योर एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसके कंटेंट रिलेटेड आपके पास कितनी डाइवर्सिटीज है। जैसे आपके यहाँ पे डॉग्स भी होते हैं,
कैट्स भी है। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि आपके पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है एनिमल्स प्रेजेंट है ऑन अर्थ, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट है आपके अर्थ पे। तो यही क्या हो गया आपका बायोडाइवर्सिटी। और ये सारी चीजें एक पर्टिकुलर लिमिटेड एरिया में कर दी जाए तो उसको क्या बोल देंगे हम पार्क्स, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी पार्क्स है। इसमें आप क्या करते हो इकोलॉजिकल असेंबलेज करते हो वेयर द स्पीशीज फॉर्म द सेल्फ सस्टेनिंग एनवायरनमेंट ऑन द बैरन और डिग्रेडेड लैंड। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि जैसे आपके पास कोई लैंड एरिया है बड़ा सा जो एकदम बैरन बंजर, ठीक है, या एकदम खराब होने वाला लैंड है, तो आप उस पर क्या करोगे, आप प्लांट्स की कल्टीवेशन करोगे, ठीक है। बेसिकली उसको काफी ज्यादा फर्टाइल बनोगे। उसके बाद वहां पे आप एनिमल्स ला के रखोगे, जिसकी वजह से क्या होगा वो एरिया काफी ज्यादा अच्छा होगा। और अगर कहीं और से एनिमल्स को जगह मिल जाती है किसी प्रॉपर बैरन एरिया पे, अच्छा खासा जगह मिल जाए, तो बाकी स्पीशीज के साथ कंपटीशन कम हो जाता है, ठीक है। तो वही बोलना चाह रहा है कि इसमें हम इकोलॉजिकल असेंबलेज करते हैं। असेंबलेज मतलब सारी चीजों को लेके आते हैं, सच एज प्लांट्स एनिमल्स सारे एनिमल्स को, ठीक है, जिसमें स्पीशीज क्या फॉर्म कर लेते हैं अपना सेल्फ सस्टेनिंग एनवायरनमेंट, खुद के जीने खाने रहने के लिए एक एनवायरनमेंट बना लेती है एक ऐसे जगह पे जो कि फर्टाइल भी नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे एग्जांपल हमारे पास बायोडाइवर्सिटी पार्क का एक एग्जांपल है नोन एज लेट उत्तम राव पाटिल बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। क्या नाम दिया गया है, लेट उत्तम राव पाटिल बायोडाइवर्सिटी पार्क, जो कि गोरेगर महाबलेश्वर के यहाँ पे, ठीक है, महाबलेश्वर में ये आपको मिलेगा लेट उत्तम राव पाटिल डाइवर्सिटी पार्क, जिसमें आपका कैसा है कि इकोलॉजिकल असेंबलेज किया गया, बहुत सारे एनिमल्स को प्लांट्स को लाया गया, ठीक है। आगे बात करें तो इसमें मेन आपका क्या होता है, आपका मेन कंजर्वेशन होता है आपके नेचुरल हेरिटेजेस का, ठीक है। आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट हेरिटेजेस होते हैं, आपके जो नेचुरल हेरिटेजेस होते हैं, उनका कंजर्वेशन होता है बाय एस्टैब्लिशिंग द बायोडाइवर्सिटी पार्क्स, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी पार्क्स में और भी बहुत सारे ऑफिसर्स रखे जाते हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट्स के रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जिसकी वजह से वो सब जगह को डिग्रेड या बोल सकते हैं खराब या डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्टली बात करते हैं कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन फॉर इंटर रिलेशन स्टडी, ठीक है। इसमें हम प्रॉपर क्या करते हैं, जो जो एनिमल्स को हमने लेके आए हैं उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, प्रॉपर सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन, ताकि हम उनकी इंटर रिलेशन स्टडीज कर पाए। इंटर रिलेशनशिप स्टडीज मतलब हर ऑर्गेनिज्म को लाके मैंने एक बैरन लैंड पे रख दिया, ठीक है, उस जगह को मैंने फर्टाइल करवाया। अब उसके बाद पढ़ेंगे कि कैसे वहां पे इंटर रिलेशन होता है हर एक स्पीशीज के बीच में, ठीक है, कैसे हर स्पीशीज एक दूसरे के साथ रहती है, बाय कॉम्पिटेटिव तरीके से रहेगी, कोई समझ बूझ के रहेगा, ठीक है। तो अलग अलग बेस हम स्टडी करते हैं, उसमें एथोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, नोन एज द बिहेवियर ऑफ एन एनिमल इज नोन एज एथोलॉजी, तो उसकी स्टडी करते हैं। लास्टली बात करते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप, ठीक है, हमको इंटर रिलेशनशिप पढ़ना था। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंटर रिलेशन पढ़ना, ठीक है। आपके प्लैनेट अर्थ के ऊपर हार्मोनी मेंटेन करना, हार्मोनी मतलब सुख शांति, ये सब चीजों को मेंटेन करना, जिसकी वजह से आपका बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड स्टडी करना बहुत ज्यादा मस्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना कि आपको आपका इंटर रिलेशन पढ़ना है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, प्लस आपके अर्थ के ऊपर शांति बनी रहे, हार्मोनी बनी रहे, पीस बना रहे, ठीक है, जिसकी वजह से आपको बायोडाइवर्सिटी के लिए पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आप बोलोगे सर हार्मोनी कैसे बनेगी इनकी स्टडीज को लेके, तो बच्चा कैसा होता है, अभी मेन अगर कोई एनिमल्स बहुत ज्यादा कम होने लगे किसी अमाउंट की वजह से, ठीक है, मान लेते अगर टाइगर बहुत कम होने लगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, हमारे हर्बीवरस एनिमल का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, जो कि हमारे फूड क्रॉप्स को खराब करेंगे। फूड क्रॉप्स खराब हो गया तो एग्रीकल्चर एरिया खराब हुआ तो ह्यूमन नीड खराब हुई, ह्यूमन नीड खराब हो तो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाएगा, झगड़े चालू हो जाएंगे, दंगे चालू हो जाएंगे खाने पीने को लेके। तो इसलिए बोला जा रहा है कि आपके प्लेनेट अर्थ पे अगर हार्मोनी मेंटेन करनी है तो बायोडाइवर्सिटी की पढ़ाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पूरे बेसिकली चैप्टर में था हमारे लिविंग वर्ल्ड के, ठीक है, जिसमें आपने पूरा टोटली पढ़ लिया आपके एनिमल्स क्या होते हैं, प्लांट्स क्या होते हैं, उनको कैसे बाइफर्केट किया गया है, कैसे किसको ग्रो किया जाता है, कैसे किसको कंजर्व किया जाता है। हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइनिंग फीचर को पढ़ते हैं, जिसके से हमको पता चलता है कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में क्या फर्क होता है, ठीक है। ये पूरा हमारे चैप्टर लिविंग वर्ल्ड के अंदर था, ठीक है। होप सो आपको अच्छा लगा होगा ये मेरा पूरा लेक्चर। आपको लेक्चर 1 पार्ट 2 में 2 पार्ट में मैंने डिवाइड करके दिया है, ठीक है। आगे हम ऐसे आगे भी वीडियोस लाते रहेंगे हमारे सेकंड चैप्टर सिस्टमैटिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, ठीक है। ऐसे थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर आपके 11th के भी चलेंगे, साइड बाय साइड हम आपका 12th का भी लेक्चर चलाते हैं, ओके। 12th के भी आपके लेक्चर्स अपलोड होते जाएंगे धीरे धीरे, ओके। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, ठीक है। प्लीज आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में कुछ ना कुछ आप डालते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।